अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने उन मरीज़ों के बारे में बात करनी है या उन घरों में रहने वाले मर्द और ख़वातीन के बारे में बात करनी है कि जिनको अक्सर ये जो खुराक की नाली है, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं या इसको हम मेडिकल की जो ज़ुबान में ईसोफेगस कहते हैं, उसके अंदर जलन होती है और उस जलन की वजह से सीने पे दबाव सा रहता है और इसी तरह से उनके बाज़-औक़ात अचानक रात को उनको उठना पड़ता है क्योंकि उनके जो गले में या तो बहुत ज़्यादा जलन होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ऐसे लगेगा कि जैसे कोई जो मवाद है, मादा है, माया है, कोई चीज़ है, वो गले में ऊपर की तरफ गई है। बाज़-औक़ात इन लोगों को गले के अंदर ऐसे महसूस होता है कि जैसे इनके गले में कोई चीज़ फंसी हुई है और ये बार बार गला साफ़ करने की कोशिश करते रहते हैं। इनको गले में खराश होती है और बाज़-औक़ात रात को सोए हुए किसी भी वक्त अचानक इनको उठना पड़ता है कि क्योंकि इनके तेज़ाबियत जो है वो नाक तक आ जाती है। ये जो पूरा एक प्रॉब्लम होता है, इसको कहते हैं रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस या इसको हम गर्ड भी कहते हैं। बड़ा मशहूर लफ्ज़ है ये। गर्ड क्या होता है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ किस लिए कि ज़ाहिर है कि इसकी अलामात हैं। वो अलामात मैं आपको बता चुका हूँ कि सीने में दर्द होगा, खुराक वाली नाली वाली जगहों पे दर्द होगा और जैसे गले में कोई चीज़ फंसी हुई है, बार बार खराश होगी, तो ये मसले चलते रहते हैं और बार बार गला ख़राब होने वाली कैफियत बनेगी। इसीलिए इसको कहते हैं डिजीज़। गैस्ट्रो ईसोफेजियल इसको किस लिए कहते हैं? दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना मुँह के बाद हमारी खुराक की जो नाली है, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं या ईसोफेगस कहते हैं, उसके अंदर जाता है। उसके बाद वो दाखिल होता है स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर। तो गैस्ट्रो हमेशा जो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो स्टमक के लिए करते हैं। ईसोफेगस की वजह से गैस्ट्रो ईसोफेजियल डिजीज़। अब ये जो खुराक की नाली है, फूड पाइप है, ईसोफेगस है, इसके दरमियान और स्टमक के दरमियान, मैदे के दरमियान एक वैल्व होता है, एक दरवाज़ा होता है। उसका मकसद क्या होता है कि एक दफ़ा जब स्टमक के अंदर खुराक आ जाए तो फिर वो वापस ईसोफेगस या जो खाने की नाली है या फूड पाइप है उसमें वापस ना जाए, तो वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो ये है नॉर्मल अमल। लेकिन वो लोग जिनको गर्ड होता है, वो लोग जिनको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है, वो लोग जिनको रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस का प्रॉब्लम होता है, वो लोग जिनको हार्ट बर्न का प्रॉब्लम होता है, तो इन तमाम लोगों में ये जो दरवाज़ा है ये कमज़ोर हो जाता है। इसका बंद होना कमज़ोर हो जाता है, ये रिलैक्स रहता है, ये थोड़ा सा खुला रहता है। तो जो मैदे की तेज़ाबियत है वो किसी भी वक्त फिर खुराक की नाली, गला, मुंह और नाक तक पहुंच जाती है। दोस्तों, जो स्टमक होता है ये बड़ा एक मखसूस किस्म का एक ऐसा हमारे जिस्म का हिस्सा है कि जहाँ पे तेज़ाब पैदा होता है, तेज़ाबियत पैदा होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है, वहाँ पे स्पेशल सेल हैं इस चीज़ के लिए। अब ये जो स्टमक है, इसकी लाइनिंग भी इसी हिसाब से बनी हुई है, लेकिन जो ऊपर फूड पाइप है या हमारा जो गला है, उसकी जो लाइनिंग है, उसकी जो कोटिंग है, वो मुख्तलिफ है। वो इस तेज़ाब को बार बार जब वो आता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। ख़ास तौर पे हमारा जो गला है उसमें तो इतना शिद्दत का दर्द होता है क्योंकि बड़े हसास किस्म के सेल्स होते हैं। आपने भी खाना खाते हुए गौर किया होगा कि बाज़ का जब खाना आपके गले में से नीचे चला जाता है तो आपको एहसास ही नहीं होता कि वो खाना किधर है। जब तक वो आपके मुंह में है तो आप उसको फील कर सकते हैं, आप उसकी तेज़ाबियत है, उसका जो मिठास है, हर चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मसले को कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ और इसकी बड़ी वजह मैंने आप लोगों को बता दी है कि वो जो दरवाज़ा है जिसको LES कहते हैं, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी फूड पाइप के नीचे के हिस्से में एक ऐसा स्फिंक्टर या दरवाज़ा जो जब प्रॉपर बंद नहीं होता तो उसकी वजह से मसला बनता है। तो इस वीडियो का बड़ा मकसद जो है वो आपको वो तरीके बताना है कि आप दवाइयों के बगैर कैसे इसके ऊपर काबू डाल सकते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी में ये एक मसला बना हुआ होता है तो ये मसले की शिद्दत को कम से कम किया जा सके और बाज़ औक़ात तो फिर ये दवाइयों के बगैर ही आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। वो क्या तरीके हैं? सबसे पहले तो दोस्तों, आपने एक बात को समझना है कि जो बहुत ज़्यादा फैट्स वाले जो खाने होते हैं, जो फैटी फूड्स होते हैं, तो वो दो काम करते हैं। एक तो वो जो मैदे के से खुराक गुजर रही होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा खाना खाते हैं जो फ्राइड ये जो खाने होते हैं, फ्राई किए होते हैं, या बहुत ज़्यादा फैट्स वाले होते हैं, जैसे कीटो डाइट है, वो बड़ी अच्छी डाइट है, वो वज़न कम करने में और बहुत ज़्यादा बाकी बीमारियों से बचाने में साथ देती है। लेकिन उसमें क्योंकि फैटी फूड्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो ना सिर्फ ये कि मैदे से गुजरते हुए खुराक की जो रफ्तार है उसको कम कर देते हैं, बल्कि जो LES लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या ये जो दरवाज़ा है, इसके जो मजबूती से बंद होने के अमल को भी मुतासर करते हैं। तो वो तमाम लोग जो फैटी फूड्स लेते हैं, वो तमाम लोग जो कीटो डाइट लेते हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि ये प्रॉब्लम उनको बार बार हो सकता है और अगर उनको खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ
जो कीटो डाइट का अमल है वो कुछ अरसे के लिए वो मुअख्खर भी कर सकते हैं। तो पहली क्या चीज़ है कि आपने बहुत ज़्यादा ये जो खाने जो फ्राई करके खाते हैं लोग, या बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले या फैट्स वाले खाते हैं, तो जिनको हाई फैटी फूड्स कहते हैं, तो अगर आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है तो आपको इनको कम करना पड़ेगा। ये है पहला काम। दूसरा काम ये करना है कि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी एक तब्दीली लाएं। आपकी आदत, अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो दिन में 2 या 3 दफ़ा खाना खाते हैं और उस खाने की मिकदार ज़्यादा होती है। तो क्योंकि खाने की मिकदार ज़्यादा होती है, जब इतनी मिकदार में या ज़्यादा मिकदार में खाना मैदे में जाता है तो वहाँ पे वो प्रेशर बनाता है, और जब स्टमक का प्रेशर होता है तो वो प्रेशर फिर ऊपर की तरफ भी जाता है, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको वो भी पुश करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो ज़्यादा खाना जो खाते हैं हम, ख़ासतौर पे दिन में हमने 2 से 3 दफ़ा, बाज़ लोग 2 दफ़ा खाते हैं, तो वो जो थोड़ी देर के लिए भी ज़्यादा बढ़ा हुआ प्रेशर है मैदे के ऊपर, वो प्रेशर भी जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या इस दरवाजे के बंद होने के अमल को कमज़ोर कर देता है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली क्या लानी है कि आप ज़्यादा दफ़ा खाएं और कम क्वांटिटी में खाएं। यानी आपने जो खाने की मिकदार है वो चाहे कम कर दें, लेकिन दिन में ज़्यादा दफ़ा खाएं, तो जिसकी वजह से आपके जो स्टमक के ऊपर या आपके मैदे के ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जब वो ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा तो ये प्रेशर ऊपर की तरफ भी मुंतकिल नहीं होगा, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की तरफ। जब उसकी तरफ मुंतकिल नहीं होगा तो उसका जो बंद होने का अमल है वो मुतासर नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो बंदिश होती है वो बहुत ज़रूरी है आपको इस मसले से बचाने के लिए। तो एक तो आपने ये बहुत अहम तब्दीली करनी है अपनी ज़िंदगी में कि बजाय दिन में 2 या 3 दफ़ा ज़्यादा खाना खाने के, कम मिकदार का खाना दिन में बार बार आप खाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी है। तीसरा आपने काम करना है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो कम खानी है और कुछ चीज़ें ज़्यादा खानी है। अगर आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है तो आपने चॉकलेट कम खाना है। चॉकलेट के अंदर होती है मीथाइल ज़ैंथीन। वो जो मीथाइल ज़ैंथीन है वो आपका ये जो दरवाज़ा है, ये स्फिंक्टर है, इसके काम करने के अमल को बहुत मुतासर करता है। तो चॉकलेट्स जो हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है अगर आपको ये मसले का सामना है। दूसरा, जो पुदीने की चटनी होती है, जो टमाटर की चटनी होती है, जो ये हम जो बोतलें खोलते हैं और उनमें से वो गैस निकलती है, या जो भी इस तरह की चीज़ें जो बेवरेजेस होते हैं, इसी तरह से जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है, यानी अगर आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है तो आपने चॉकलेट परहेज़ करें। आप जो चटनी होती है ये कम से कम खाएं। जो आप ये बोतलें होती हैं या जो बहुत ज़्यादा सोडा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है वो कम से कम लें। कॉफ़ी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इस मसले के लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। जो कॉफ़ी है वो भी इस मसले को बढ़ावा देती है, वो कम से कम लें। अगर आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, अगर आपको ये तेज़ाबियत का मसला है, आपको हर वक्त गले में कोई चीज़ अटकी रहती है, अगर आपको गले में हर वक्त दर्द का महसूस होता रहता है, इसी तरह से पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और इसी तरह से जो वो सब्जियां हैं और फल हैं वो ज़्यादा कर दें। अगर आप सब्जियां फल ज़्यादा करेंगे और ये जो बाकी मैंने आपको बताया है चीज़ें कम करनी है वो कम से कम लेंगे, तो दवाइयों के बगैर ही आपका ये जो तेज़ाबियत वाला मसला है ये बहुत हद तक हल हो जाएगा। इसके बाद आपने जो चौथा काम क्या करना होता है, चौथा काम आपने ये करना है कि अपनी ज़िंदगी को भी आप ना लाइफस्टाइल जो है आपका उसको तब्दील करें। क्या मतलब है इसका? अगर आपका वज़न आपकी हाइट की निस्बत से, प्रोपोर्शन से ज़्यादा है, तरीका क्या होता है कि आप हाइट एंड वेट चार्ट गूगल पे सर्च करें। जो आपकी हाइट है उसके सामने लिखा होगा आपका वज़न। अगर उससे आपका वज़न 5 किलो तक ज़्यादा है तो आमतौर पे लोगों को मसाइल नहीं होते, लेकिन अगर वो आपके जो तजवीज़ करदा वज़न है जिसको हम आइडियल बॉडी वेट कहते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है तो उसको कम करें। यकीन माने कि जब आप अपना वज़न कम करेंगे तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपका ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा वज़न जो आपका होता है वो सारा प्रेशर ही डालता है स्टमक के ऊपर। जब आप खाना खाएंगे तो बजाय इसके कि वो खाना आगे की तरफ जाए, वो आमतौर पे पीछे की तरफ पुश होता है। तो वेट लॉस बहुत अहम है। लाइफस्टाइल को जो आपने तब्दील करना है उसमें पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हफ्ते में कम से कम 3 दिन जो है या 3 दफ़ा जो है आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। वो जो एक्सरसाइज है वो भी आपको बहुत मदद देती है इस मसले से निकलने में। तो और तीसरा, और वो भी बहुत अहम है कि आप जो कपड़े पहनते हैं, ख़ास तौर पे जो आपका पेट का एरिया होता है वहाँ पे टाइट कपड़े मत पहने। कुछ लोग जो हैं उन्होंने बेल्ट बहुत ज़ोर से बांधी होती है, कुछ ख़वातीन जो है उन्होंने ऐसे लिबास पहना होता है कि उनके मैदे के ऊपर, पेट के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है।
तो आपका जो टाइट कपड़े होते हैं और वो आपके लिए इस मसले में बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा करते हैं, जबकि उसके मुकाबले में अगर आपने रिलैक्स क्लोथ्स पहने हुए हैं, आपने वो कपड़े पहने हुए हैं जो आपके जिस्म पे और ख़ास तौर पे आपका जो मैदे का हिस्सा है, पेट का हिस्सा है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपको मदद करेगी। तो ये 3 जो है ना, ये आपकी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन है। और इस वीडियो की जो आखिरी काम आप कर सकते हैं अपने इस मसले से, दवाइयों के बगैर अगर आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो आपकी जो नींद है, नींद के जो मसाइल हैं, उनमें से 2 बड़ी तब्दीलियां लाएं। आपने कोई भी रात का बड़ा खाना खाने या दिन में भी अगर आप मेजर मील लेते हैं, तो उसके 3 घंटे के बाद आपने नहीं लेटना। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी बड़ा खाना खाने के 3 घंटे के बाद लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर यकीन माने कि ये मसला आपको तंग करता रहेगा। तो आपने अपने खाने की तरतीब को ऐसे तब्दील करना है कि आपका खाना खाने, जो हम अक्सर रात को या दोपहर को खाना खाते हैं या सुबह को आप नाश्ता करते हैं, और लेटने के दरमियान कम से कम 3 घंटे का वक्फा ज़रूर हो। और आखिर में आपने, अगर आपको ये मसले का सामना है, अगर आपको रिफ्लक्स तंग कर रहा है और बहुत सारे लोगों को तंग करता है, तो आपके जो बेड का, जिस पे आप सोते हैं या लेटते हैं, उसकी जो हेड वाली साइड है, सर वाली साइड है, वो ऊंची हो, और जो टांगों वाली साइड है, पाँव वाली साइड है, फुट एंड है, वो थोड़ा नीचे हो। इसके निस्बत से क्या कर सकते हैं पाकिस्तानी स्टाइल में कि 2 ईंटें लें, एक ईंट जो है वो अपने बेड की जो सर वाली साइड है उसके नीचे दे दें। तो इससे जो 7-8 इंच का इजाफा हो जाता है या कुछ इंच का इजाफा हो जाता है, तो आपका जो मैदे वाली साइड है वो ऊपर चली जाएगी और जो बाकी साइड है नीचे होगी। तो उससे क्या होगा कि जो खुराक वाली नाली की तरफ जाने की बजाय जो आपके जो तेजाबियत है, जो एसिड है, जो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है, तो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जो अगर कुछ आप काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप दोस्तों यकीन माने कि आप दवाइयों के बगैर ही आप कामयाब हो जाएंगे इस बीमारी से छुटकारा हासिल करने में। तो इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये जो घंटी का निशान है, बेल है साथ, उसको भी दबा दें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि कोई भी इस चैनल की वीडियो किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है, तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर कर दें। और मेरे अगर वो तमाम वीडियोज़ जो मैंने दिल के टॉपिक्स पर बनाई हैं, शुगर पे बनाई है, ब्लड प्रेशर पे बना रहा हूँ, और जो कोलेस्ट्रॉल पे, तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल चैनल है, तो आप उसको ज़रूर विजिट करें। और अगर आपको लगता है कि उस पर कुछ अच्छी वीडियोज़ हैं, तो दूसरों को भी रिकमेंड करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।